कैसा रहा है? तो भारत प्राचीन काल से ही ग्राम प्रधान देश रहा है। यानी भारत के अभी भी बोला जाता है कि भारत की जो आत्मा बसती है वो कहाँ बसती है? गाँव में बसती है। कहाँ बसती है? गाँव में बसती है। और जो ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था थी हमारी, ग्राम जो प्रधान अर्थव्यवस्था थी हमारी, उसमें देखिएगा यहाँ के लोग अपने चीज़ों को लेकर के ये आत्मनिर्भर थे। कैसा थे? आत्मनिर्भर थे। यानी अपनी ज़रूरत की चीज़ों का उत्पादन वो खुद अपने यहाँ कर लेते थे। अपनी ज़रूरत की चीज़ों का उत्पादन अपने यहाँ कर लेते थे। जैसे बहुत सारे यहाँ पे फसलें उगाई जाती थी। बहुत सारे क्या उगाई जाती थी? फसलें उगाई जाती थी। और इन फसलों के उत्पादन को वो क्या करते थे? आराम से खाया, और जो बच गया उसको विदेशी बाज़ारों में या फिर जो स्थानीय बाज़ार होते थे उनमें बेच दिया करते थे। ये तो कृषि की बात हुआ। कृषि अच्छा होने के साथ साथ भारत में एक और चीज़ अच्छा था। कृषि अच्छा होने के साथ एक और चीज़ भारत की जो विश्व प्रसिद्ध थी वो थी हस्तशिल्प कला। कौन सी? हस्तशिल्प कला। यानी भारत के वस्त्र उद्योग, भारत के कौन सा उद्योग? वस्त्र उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध था। होता था बंगाल का एक वस्त्र होता था मलमल। वो बोला जाता है कि मलमल की मांग यूरोप के राजाओं के द्वारा बड़े पैमाने पे की जाती थी। वहाँ के राजे रजवाड़े जो होते थे वो मलमल के वस्त्र कहाँ से मंगवाते थे? भारत से मंगवाते थे। अब भारत बड़े पैमाने पर इन वस्त्रों को क्या करता था? निर्यात करता था। और बदले में भारत को क्या मिलता था? सोने और चांदी। यानी भारत अपने चीज़ों को क्या कर रहा है? भारत विदेशों को निर्यात कर रहा है। विदेशों को क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है। और किन वस्तुओं को निर्यात कर रहा है? तो या तो कृषि से जुड़ा हुआ वस्तु है, चाहे मसाला वगैरह हो गया जो हो, या फिर क्या हो गया? हाँ, हस्तशिल्प वस्तुएं हो गई, जैसे में कपड़ा, इनको बेच रहा है। यानी कृषि उत्पाद को बेच रहा है और जो हाथों के द्वारा बनाए हुए वस्तुएं हैं उनको बेच रहा है। और इनको बेच करके क्या खरीद रहा है? ये वापस क्या ला रहा है? तो बदले में इनको क्या मिलते थे? सोने और चांदी। और यह प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रहा था। परिणाम ये हुआ कि दुनिया भर के जो सोने चांदी थे वो धीरे धीरे इकट्ठा कहाँ हो रहे थे? भारत में हो रहे थे। इसीलिए विदेशी जो लेखक थे वो भारत के बारे में कहें कि भारत में दुनिया भर के सोना क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। इसलिए भारत को प्रतिमा के रूप में या प्रतीक के रूप में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। भारत को क्या कहा गया? सोने की चिड़िया कहा गया। क्योंकि उस समय बड़े पैमाने पे कहाँ से? विदेशों से सोना और चांदी कहाँ आ रहे थे? भारत आ रहे थे। और भारत में उनका जमाव हो रहा था। यह हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल की। ये बात कर रहे हैं कब की? प्राचीन काल की। लेकिन धीरे धीरे देखते हैं कि भारत में विदेशियों का आक्रमण शुरू हो जाता है। धीरे धीरे किसका आक्रमण शुरू हो जाता है? विदेशियों का आक्रमण शुरू होता है। और ये आक्रमण पश्चिम के साइड से होता है। किस साइड से होता है? जो उत्तर पश्चिम का इलाका है, उत्तर पश्चिम का इलाका है, इस साइड से बहुत सारे विदेशियों का लगातार आक्रमण जारी रहता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले तक, किसके आने से पहले तक? अंग्रेज़ों के आने से पहले तक, खास करके अंग्रेज़ ना बोल करके यूरोपीय बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। यूरोपियों के आगमन के पहले तक जो भी विदेशी आक्रमणकारी आए, क्या बोल रहे हैं हम? कि अंग्रेज़ों के आने से या फिर यूरोपियों के आने के पहले तक जो भी विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए या फिर जो भी विदेशी लोग भारत में आए वो भारत में ही होकर रह गए। यानी भारतीय कल्चर को अपना लिया, भारतीय अर्थव्यवस्था में ही कमाया और खर्च किया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और अब तक सबसे बड़ी जो चीज़ें थी वो अब तक ये था कि भारतीय समाज के जो आंतरिक ढांचा है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था। राजे आते थे, एक राजा ने दूसरे राजा को हराया, उसके गद्दी पर खुद बैठा और लंबा समय तक शासन किया। इससे ग्रामीण जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता था। गांव के लोग जैसे जीवन जी रहे हैं वैसे जीता ही रहता था। जीवन प्रभावित होता भी था तो उनका होता था जो नगरों में बसे हुए थे, क्योंकि राजा बदलने से हो सकता था टैक्स बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन ग्रामीण जीवन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता था। कुल मिलाकर के ग्रामीण ढांचे पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अंग्रेज़ जब भारत आए, कौन? अंग्रेज़ जब भारत आया, भारत पर रूल करना शुरू किया तो इसने ग्रामीण ढांचे को या फिर भारत के सबसे समाज के निचली ढांचे को क्या कर दिया? हिला करके रख दिया। इतना बड़ा परिवर्तन आया कि उससे पूरी जनमानस क्या हो गई? अस्त व्यस्त हो गई।
यानी कुल मिलाकर के जो सामाजिक जीवन था वो भी अंग्रेज़ों के आने के बाद पूरी तरीक़ा से क्या हो गया, बदल गया। पूरी तरीक़ा से क्या हो गया, बदल गया। यानी जो समाज अब तक कृषि प्रधान था, अपने परंपरागत चीज़ों पर निर्भर था, वो चीज़ें छूटती चली गई और नए नए चीज़ों को अपनाते चला गया। और ये होगा क्यों? अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों के कारण। अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों के कारण ऐसा होगा। फिर देखेंगे कि भाई हम ये बता रहे हैं कि यूरोपियों के आने के कारण, किसके आने के कारण? यूरोपियों के आगमन के पश्चात समाज का जो निचला ढांचा था, समाज का कौन सा ढांचा? निचला ढांचा था, वो प्रभावित हुआ। निचला ढांचा क्या हुआ? प्रभावित हुआ। जबकि ऐसा पहले यानी यूरोपियों के आगमन से पहले के जो आए उनके काल में ऐसा हुआ नहीं था कि समाज इतने बड़े स्तर पर क्या हो, प्रभावित हो, भारत का जो कल्चर हो इतने बड़े स्तर पर प्रभावित हो, ऐसा कभी हुआ नहीं था। इसलिए हम लोग खा पी करके अंग्रेज़ों को गाली देते हैं। क्योंकि भाई और भी विदेशी आए थे, उनके आने से हमारे जीवन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि विदेशी ये अंग्रेज़ लोग आकर के हमारे जीवन को प्रभावित करके चले गए। उन्होंने भी टैक्स लगाया था, लेकिन उनका टैक्स लेने का रवैया और इनके टैक्स लेने के रवैये में आसमान ज़मीन का क्या था, फ़र्क था। उन्होंने भी भेदभाव किया। मुसलमान शासक आए तो हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, लेकिन उनका भेदभाव का तरीका और इनके भेदभाव का तरीका में काफ़ी हम लोग अंतर पाते हैं। और इनके द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा शोषण करने वाला था। कुल मिलाकर के हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट बनाने में बाकी जो विदेशी यात्री थे उनका योगदान तो कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, लेकिन जो इनका योगदान है वो सबसे ज़्यादा है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था खस्ते हालत में है, या फिर भारतीय लोगों में साक्षरता, गरीबी, भुखमरी व्याप्त है। उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे ऊपर 200 वर्षों तक शासन किए थे अंग्रेज़, उनका भूमिका है। यानी अंग्रेज़ों ने आकर के भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, सोने की चिड़िया को एकदम से कंगाल कर कर के रख दिया। हम लोग देखेंगे कि किन किन नीतियों के कारण ऐसा हुआ। अब ये वाला काम कहाँ देगा? जब आंसर लिखोगे ना कि अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात भारतीय जीवन पर या भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम लोग इसको इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रही थी, आत्मनिर्भर रही थी। अपने ज़रूरत की चीज़ों का उत्पादन वो स्थानीय स्तर पर ही कर लेते थे, और उनके यहाँ के कृषि और हस्तशिल्प कला इतनी उन्नत थी कि ये लोग अपने प्रोडक्ट को बेच करके विदेशों से सोने और चांदी प्राप्त करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आगमन के बाद ये सारी चीज़ें क्या हो गई, उलट गई। सारी चीज़ें क्या हो गई, उलट गई, और उल्टा हमारे अर्थव्यवस्था का शोषण होना शुरू हो गया। अब तक का लबो-लुआब ये था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूरोपियों का आगमन कैसे होता है। किसका आगमन? यूरोपियों के आगमन की कहानी। यूरोपियों के आगमन की कहानी देखिएगा, ये कहानी आपको पढ़ना नहीं है, आपको डायरेक्ट ब्रिटेन का पढ़ना है। डायरेक्ट किसका पढ़ना है? ब्रिटेन का पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा हम ऊपर कुछ बताते हैं कि जब यूरोपीय लोग भारत आए, यूरोपियों में भारत आने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति था वो कौन था? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा, जो कि कहाँ पहुँचा था? 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पे। कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह पे पहुँचा था। क्या इससे पहले यूरोपीय लोग भारत से व्यापार नहीं करते थे? करते थे भारत से व्यापार, लेकिन वो रास्ता ये नहीं था जो कि वास्को डी गामा ने अपनाया था। पहले भारतीय लोग व्यापार करता था रोम से। आप लोग सुने होंगे रेशम मार्ग, सुने होंगे, जो चीन को कहाँ से जोड़ता था? यूरोप के रोम से जोड़ता था। चीन को किससे जोड़ता था? रोम से जोड़ता था। रोम है कहाँ पे? इटली के शहर में। और इटली है कहाँ पे? यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में। तो रेशम मार्ग से व्यापार होता था। पढ़े होंगे कि कुषाण वंश के राजा हर्षवर्धन किस पर कंट्रोल किया हुआ था? रेशम मार्ग पर कंट्रोल किया हुआ था, और अपनी वस्तुओं को रेशम मार्ग के माध्यम से कहाँ पहुँचाता था? रोम तक बेचता था। लेकिन यहाँ देखिएगा, ये जो सिल्क रोड था या फिर रेशम मार्ग था, वो जब ख़त्म हो गया या फिर उस पर भारतीय राजाओं का पकड़ ढीला हो गया, तो ये लोग व्यापार करने लगे इस रास्ता से। दिख रहा है ये रास्ता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ 1453 ईस्वी में, यहाँ पे पकड़ हो गया ओटोमन साम्राज्य का, मुस्लिम राजाओं का पकड़ हो गया। और ये राजाएं
व्यापार करने नहीं देते थे, इन व्यापारियों को यहाँ से क्रॉस करके यूरोप जाने नहीं देते थे, तब जा कर के यूरोपीय लोग भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक हुए और नए मार्गों की तलाश शुरू हुई। उस तलाश के सिलसिले में स्पेन के एक नाविक है, उसका नाम है कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। वो निकलता है, लेकिन वो रास्ता भटक जाने के कारण वो उसको आना चाहिए नीचे में, ऐसे स्पेन से निकल कर कहाँ आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, लेकिन वो भटक कर कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। फिर उसको एहसास होता है कि भाई हम भारत नहीं कहीं और पहुँच चुके हैं। फिर वहाँ पे उसका अपना कहानी है कि अमेरिका में गया, अब सबसे पहले किससे मिला, तो यहाँ के जो वेस्ट इंडीज़ में रहने वाले लोग थे, काले लोग, उससे मिला। तो इसीलिए उसको कहा कि इंडिया पहुँच गए, खुश हो गया। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई इंडिया नहीं, हम कहीं और पहुँच गए हैं। हाँ, फिर देखिएगा पुर्तगाल का एक नाविक था, कहाँ का, पुर्तगाल का एक नाविक था। वो इस तट को पकड़े हुए, किस तट को, अफ्रीका के तट को पकड़े हुए ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँचता है। कहाँ तक, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप, यानी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक वो पहुंचता है। लेकिन इसके बाद आगे कहाँ जाए, इसके बाद आगे कहाँ जाए ये रास्ता उनको मालूम नहीं होता है। फिर बोला जाता है कि यहाँ पे अब्दुल मजीद नामक एक व्यापारी मिलता है, गुजराती व्यापारी, वही पकड़ करके उसको रास्ता दिखाता है कि भाई चलो हम तुमको भारत ले चलते हैं। और जब भारत आया तो भारत के जो राजा थे उस समय, कालीकट के जो राजा जमोरिन, कालीकट के राजा कौन थे, जमोरिन, वो अपने दरबार में वास्को डिगामा का क्या करते हैं, भव्य स्वागत करते हैं। और वास्को डिगामा वहाँ से लेकर के निकलता है मसाला, क्या निकल के निकलता है, लेकर के निकलता है मसाला, लेकर के निकलता है। खास करके बोला जाता है काली मिर्च, जिसको गोलकी बोलते हैं, वो लेकर के कहाँ जाता है, यूरोप के बाज़ारों में जाता है। और उसको जब बेचता है तो उसको 60 गुना मुनाफा होता है। अब जब किसी वस्तु को 1 रुपये में ख़रीदे और उसको 60 रुपये में बेच रहे हैं, तो अगर इतना मुनाफा मिलेगा तो दोबारा वापस आइएगा या नहीं आइएगा, स्वाभाविक है दोबारा वापस आइएगा। पहली बार आया था 1498 में, पहली बार आया था कब, 1498 में। दूसरी बार तुरंत आएगा 1501 में। तुरंत कब आएगा, 1501 में वास्को डिगामा दोबारा से भारत आया, क्योंकि इतना मुनाफा हुआ उसको कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। और जब एक बार इस मार्ग की खोज हो गई, एक बार जब इस मार्ग की खोज हो गई, तो स्वाभाविक है जब कोई व्यापारी इतना मुनाफा कमाएगा तो पूरा पंचायत में हल्ला हो जाएगा, पूरे यूरोप में हल्ला हो गया कि भाई भारत से मसाला का व्यापार करने में बहुत ज़्यादा क्या है, फ़ायदा है। यानी भारत के साथ अगर हम व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं तो इससे यूरोपीय देशों को बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। इस बात को सुनते हैं सारे यूरोप के जो व्यापारी थे, वो भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए आतुर हो उठे। आतुर हो उठे मतलब ललायित हो उठे कि भाई अब तो भारत से व्यापार करना है। अब चूँकि रास्ता का पता चल चुका था, रास्ता का पता चल चुका था, तो धीरे धीरे पुर्तगाली, डच, हाँ पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी आने लग गए। कहाँ पे, भारत में। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था जो भारत आया था, तो कौन था, वास्को डिगामा। आपको अगर किताब में थोड़ा बहुत जगह है या पैकेज में जगह है तो लिखते जाइएगा ये सब फैक्ट्स कि भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था, वास्को डिगामा। कौन था, वास्को डिगामा। कब आया था, 1498 में। सबसे पहले कहाँ पहुँचा था, कालीकट बंदरगाह पे। कहाँ पहुँचा था, कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है। दूसरा ये देखिएगा, आपको बाकी का नहीं पढ़ना है। हाँ, ये कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का था। कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल निवासी था। या किस देश का था, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूरोप के किस देश के व्यक्ति सबसे पहली बार भारत आया, उसमें ऑप्शन दे दे पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड या फिर अंग्रेज़। कौन, तो पुर्तगाल वासी सबसे पहले, यानी पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ आए थे, भारत आया था। लेकिन आपको और भी पढ़ना और भी यूरोपीय यात्री आए, लेकिन उनके बारे में नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है वही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स में थोड़ा हम लोग को तेज़ी से आगे बढ़ना होता है। चलिए आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि अंग्रेज़ कब आया भारत में। कौन, अंग्रेज़ भी आया। भाई आप लोग सुने होंगे कि जहांगीर के दरबार में टॉमस मुनरो और हॉकिंस आया था। कौन कौन, टॉमस मुनरो और हॉकिंस आया था। किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में, तो लिख लीजिए हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। अब जब अंग्रेज़ आया भारत में, कौन आया, अंग्रेज़ जब भारत में आया
तो भारत आएगा तो उसको भारत में दो चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, दो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अंग्रेज़ लोग जब भारत में आएंगे तो कितने चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उनको? दो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कौन कौन से दो चुनौती हैं? तो एक यहाँ के स्थानीय राजा, एक यहाँ के स्थानीय जो शासक होंगे उनका सामना करना पड़ेगा। यानी अंग्रेज़ों के सामने दो चुनौती कौन कौन थे? तो यहाँ पे लिखेंगे स्थानीय राजा कौन, यानी भारतीय जो राजा थे वो, और दूसरा उनके यहाँ के यानी यूरोपीय जो शासक थे उनका सामना करना पड़ता। यूरोपीय शासक लिखे, यूरोपीय कंपनी लिख देते हैं, इनका सामना करना पड़ा। चलो अब देखिएगा, अंग्रेज़ को आने से पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पे देखिएगा ऑलरेडी कौन जमे हुए हैं? पुर्तगाली लोग जमे हुए हैं। कौन जमे हुए हैं? पुर्तगाली लोग जमे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर भारत में आना चाहेगा अंग्रेज़ तो पुर्तगाली लोग इसका विरोध करेगा। पुर्तगाली लोग क्या करेगा? विरोध करेगा कि भाई अगर ये आ गया, अंग्रेज़ आ गया, तो हमारा जो व्यापार पे एकाधिकार है वो एकाधिकार क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। फिर ये भी व्यापार करने लग जाएगा तो लोग हमसे वस्तु उतना नहीं खरीदेगा। यानी वस्तु जो बेच रहे हैं, अब बेचने वाला एक ना होकर के कितना हो गया? दो हो गया। तो मनमाने रूप से कीमत ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो ये इनसे, हाँ, अंग्रेज़ को चुनौती कौन देता है? जो पुर्तगाली होते हैं वो, या फिर अन्य यूरोपीय कंपनी के जो लोग होते हैं वो इसको क्या करते हैं? चुनौती देते हैं। लेकिन अंग्रेज़ इसको बड़े ही शातिर तरीके से निपट लेते हैं। अंग्रेज़ बहुत ही शातिर तरीके से क्या करते हैं? इन चुनौतियों को पार पा लेते हैं और इनके साथ कूटनीतिक सहारा लेते हैं। कूटनीति में करते क्या है? अगर युद्ध लड़ना पड़े तो युद्ध लड़ेगा, अगर युद्ध लड़ना पड़ेगा तो युद्ध लड़ेगा, और युद्ध लड़ करके संधि के लिए मजबूर करेगा। क्या क्या करने के लिए? संधि का मतलब होता है समझौता करने के लिए मजबूर करेगा। अगर ज़रूरत भी पड़ा तो वो विवाह जैसा कूटनीति से भी पीछे नहीं हटेगा। यानी वैवाहिक संबंध स्थापित करके, कैसा संबंध? वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने आप को क्या करेगा? अन्य यूरोपीय प्रतिबंधियों से आगे ले आएगा। हम जो कह रहे हैं वो बात समझ पा रहे हो? अब तक की बातों का लवलू अब ये था, या समराइज या सारांश ये था कि भाई हम जितना बताएं कि सबसे पहले जो यात्री आने वाले ये लोग थे, उसके बाद अंग्रेज़ आए, उसके बाद कौन आया? अंग्रेज़ आया। जब अंग्रेज़ भारत में आए तो भारत में दो लोगों से उसका सामना हुआ। भारत में कितने तरह के लोगों से सामना हुआ? यानी भारत में उसको दो तरह की चुनौतियों का सामना करना। पहला चुनौती यूरोपीय लोगों से ही था। पहला चुनौती किससे था? क्योंकि अंग्रेज़ों के आने के पहले कुछ अन्य यूरोपीय देश के लोग भी भारत से ऑलरेडी क्या करने लगे थे? व्यापार करने लगे थे। और वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई अन्य यूरोपीय शक्ति भारत में आकर के भारत से व्यापार करना शुरू कर दे। तो ऐसे में अंग्रेज़ों को इस चुनौती से पार पाना था। अंग्रेज़ों को इस चुनौती से क्या करना था? पार पाना था। यानी इस चुनौती को सोल्यूशन या हल करना था। और इसको हल करने के लिए किसका सहारा लिया? युद्ध, संधि और वैवाहिक संबंध स्थापित करके। कैसे उस चुनौती से पार पाया? तो युद्ध करके, युद्धों में हरा करके, जैसे सुने होंगे कर्नाटक वार वगैरह होता है, हाँ, इन वारों में क्या करके उनको अपने विरोधियों को हरा करके, या फिर अगर मामला सेटल डाउन नहीं हो रहा है तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके। यानी उसका बेटी और हमारा लड़का, मतलब इस तरह से करके दोनों वैवाहिक संबंध स्थापित करके क्या कर लिया? इनको साइड लगा दिया। इनको क्या कर दिया? साइड लगा दिया। लेकिन जब यहाँ पे अंग्रेज़ आए उस समय नो डाउट, उस समय जो मुग़ल वंश के राजाएं थे वो कमज़ोर पड़ रहे थे। मुग़ल वंश के जो राजा थे वो क्या पड़ रहे थे? कमज़ोर पड़ रहे थे। उसके बाद का जो सबसे शक्तिशाली ताकतवर वर्ग उभर रहा था वो थे मराठा। हाँ, उस समय के सबसे शक्तिशाली जो गुट था वो किनका गुट था? मराठाओं का गुट था। किसका गुट था? मराठा राजाओं का गुट था, जिसमें सुने होंगे पेशवा बाजीराव, सुने हो? बालाजी बाजीराव। हाँ, ये जो मराठा ग्रुप थे ये बहुत शक्तिशाली थे। कौन? अब मराठों के साथ भी ऐसा ही किया उन्होंने। मराठाओं में फूट डाला और अपना काम बना लिया। मराठाओं में क्या डाला? फूट डाला और अपना काम बना लिया। यानी उनको क्या चाहिए था? भारत पे व्यापार करने का जो अधिकार चाहिए था वो ऑलरेडी मिल चुका है मुग़ल दरबार से। कहाँ से मिल चुका है? मुग़ल दरबार से व्यापार करने का अधिकार मिल चुका है। अब उनके राह में बाधा बन रहे हैं कौन? मराठास। कौन बन रहे हैं?
जो मराठाज लोग हैं ये उनके राह में बाधा डाल रहे हैं, तो मराठाओं को भी किनारे कर देगा अंग्रेज़। क्या कर देगा? मराठाओं को भी एक के बाद एक लड़ाई में मराठाओं को हरा देगा, और जब मराठा किनारे हो जाएंगे तो बच जाएगा कुछ अन्य स्थानीय राजा। मराठाओं के हराने के बाद कौन बच जाएंगे? जो कुछ लोकल राजे होंगे वो बच जाएंगे। जैसे लोकल राजाओं में क्या दिखेगा? निज़ाम दिखेगा हैदराबाद का। कौन दिखेगा? रियासत ही लिखते हैं, हैदराबाद दिखेगा, हैदराबाद। बंगाल, बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है। कौन सा? बंगाल। आज का उत्तर प्रदेश, बिहार, सॉरी उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये पूरा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ये सारा इलाका किसके अंतर्गत आता था? बंगाल के अंतर्गत। अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कहाँ की थी? बंगाल में। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, दूसरी फैक्ट्री सूरत में, लेकिन अपने को मजबूती रूप से कहाँ स्थापित किया था? बंगाल में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? बंगाल में स्थापित किया। तो स्वाभाविक है बंगाल के कोई ना कोई स्थानीय राजा होगा। बंगाल के राजा था उस समय का सिराजुद्दौला। कौन? कि देखिएगा आगे चल करके पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को भी क्या करेगा? परास्त करेगा। किसको परास्त करेगा? बंगाल के जो नवाब थे उनको परास्त करेगा। फिर देखिएगा और भी शक्तिशाली अन्य क्षेत्र थे, अवध, सतारा, झांसी। कौन सा? झांसी। और भी देखिएगा तो हाँ संभलगढ़, ये सब क्या थे? संभलगढ़। ये सब अन्य स्थानीय प्रांत थे। ये सब क्या थे? अन्य स्थानीय प्रांत थे जो कि अंग्रेज़ों को एस्टैब्लिश करने में या फिर अंग्रेज़ों के व्यापार में क्या पहुंचा रहे थे? बाधा पहुंचा रहे थे। अब अंग्रेज़ों को लगने लगा कुछ समय बीत गया, कुछ समय लगभग 100 साल बीत गया। 1608 में आए थे। लगभग 100 साल बीतने के बाद अंग्रेज़ों को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई यहाँ के जो राजे हैं, यहाँ के राजा कोई केंद्रीय शक्ति बचा नहीं है। मुग़ल ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके हैं, मुग़ल ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके हैं। मराठाओं में उतना दम रहा नहीं, मराठाओं को हम लोग ऑलरेडी हरा चुके हैं। और ये जो टुटपुंजिया शासक है जो छोटे छोटे क्षेत्रों पे क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं। और ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, ये आपस में ही क्या करते रहते हैं? लड़ते रहते हैं। तो क्यों ना उनकी इस मजबूरी का या फिर उनके इस नीति का फ़ायदा उठाया जाए। यानी आपस में जो लड़ रहे हैं, लड़ करके कमज़ोर हो रहे हैं, क्यों ना उनकी इस कूटनीति का क्या किया जाए? फ़ायदा उठाया जाए। और ये लोग क्या करते थे? एक को कान में फूंका, एक को अपना बनाया, दूसरे से लड़वा दिया। समझ रहे हो? जैसे होता ना कि पिन मार मार करके उकसाते रहना कि भाई आपस में तुम लोग लड़ो, कमज़ोर हो जाओ, फिर तुम बच जाओगे, तुमको भी क्या कर देंगे? निपटा देंगे। इस तरह के पॉलिसी को सहारा लेकर के, इस तरह के पॉलिसी के या इस तरह की नीति का सहारा लेकर के अंग्रेज़ लोग क्या किए? स्थानीय राजाओं को भी किनारे लगा दिया। अंग्रेज़ लोग क्या किए? स्थानीय जो यहाँ के चुनौती मिल रहा था, 2 चुनौतियाँ उनको पार पा लिया। कुल मिलाकर के उनके सामने 2 चुनौती था और दोनों चुनौतियों को क्या कर लिया? समाप्त कर लिया। अब समाप्त करने की प्रक्रिया इतना आसान नहीं रही है। ऐसा थोड़ा है कि कोई बाहरी लोग आए और हम पे बोले कि भाई सीट खाली कर दो, आज के बाद यहाँ के राजा हम बनेंगे, तो कोई ऐसे ही छोड़ देगा कि लड़ेगा भी। तो इस दरम्यान 2 लड़ाई आपको पढ़ना है। 2 लड़ाई, जिस लड़ाई के विजय ने अंग्रेज़ों को भारत का क्या कर दिया? भारत का शासन अंग्रेज़ों के हाथों में दे दिया। यानी भारतीय राजाओं के लिए 2 प्रमुख लड़ाई था। पहला पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 को, लिखिएगा 23 जून 1757 को। कब? 23 जून 1757 को बंगाल के पलासी गांव में, बंगाल के पलासी गांव में पलासी की लड़ाई हुई। किसकी लड़ाई? पलासी की लड़ाई हुई। और इस पलासी की लड़ाई में लड़ा कौन? तो एक तरफ से इंग्लिश लोग हैं, एक तरफ से कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, और दूसरी तरफ कौन है? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ये है। और इस लड़ाई में क्या बोल रहे हैं हम? सुनिएगा गौर से। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला क्या हो जाएगा? हार जाएगा। तो लिखिएगा 23 जून 1757 की लड़ाई में, 1757 की पलासी की लड़ाई में, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिए, ज़्यादा बेहतर होगा इंग्लैंड लिखने के जगह पर। हाँ, लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की क्या हुई? बक्सर की लड़ाई,
दूसरा महत्वपूर्ण लड़ाई कौन सा है? बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। अभी 1764 ही बोले थे। कब? 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ 1764 ईस्वी में? देखिएगा, एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके जो ये रहेंगे वो, और इसमें हाँ मीर कासिम कहाँ के नवाब है? बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम। फिर देखिएगा इधर अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब कौन सा? शुजाउद्दौला। ये कहाँ का नवाब है? अवध का राजा है, अवध का नवाब। अवध कहाँ पड़ता है आज? लखनऊ का इलाका देख रहे हो? हाँ, और इधर में मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुग़ल बादशाह शाह आलम को दूसरा जो प्रमुख युद्ध हुआ वो बक्सर की लड़ाई या बक्सर का युद्ध। कब हुआ बक्सर का युद्ध? 1764 ईस्वी में। कब हुआ? 1764 में। किसके किसके बीच हुआ? तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक तरफ कौन? एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। शाह आलम द्वितीय की क्या थी? संयुक्त सेना, यानी इन तीनों की सेना मिल करके लड़ रही थी और दूसरी तरफ कौन थी? अंग्रेज़ थी। और इस लड़ाई में किसकी हार होगी? तो इन तीनों की संयुक्त सेनाओं की क्या होती है? हार होती है। इन सेनाओं की क्या होती है? हार होती है। इसके बाद से इनकी जो दादागिरी थी या फिर इनका जो राजपाट था वो कब्ज़ा कर लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। लड़ाई होने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। कहाँ की संधि? लिखेगा 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। कहाँ की संधि? इलाहाबाद की संधि। कहाँ की संधि? इलाहाबाद की संधि हुई। और इस संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी दाहिने तरफ से, उड़ीसा के दीवानी अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई? अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई। दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी का मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार। दीवानी का मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार किसको प्राप्त हुआ? राजस्व वसूलने का अधिकार किसको प्राप्त हुआ? अरे बोलो, राजस्व वसूलने का अधिकार किसको प्राप्त हुआ? अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ। राजस्व वसूलने का अधिकार किसको प्राप्त हुआ? अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना पावर आ गया कि अब चाहे तो भारतीय जनता के बारे में, बंगाल की जनता के बारे में, बिहार की जनता के बारे में जो चाहे वो निर्णय ले सकती थी, क्योंकि इसका विरोध करने वाला अब कोई बचा नहीं था। सारे इसके विरोधी क्या हो चुके थे? परास्त हो चुके थे। सारे विरोधी इसके क्या हो चुके थे? ऑलरेडी लड़ाई में हरा दिए जा चुके थे। ऐसे में इनका कोई विरोध करता नहीं था। तो ऐसे में अब अंग्रेज़ अपने मनमाने ढंग से रूल करेगा। अब रूल करेगा तो किसानों से लगान ही वसूलेगा। क्या वसूलेगा? अच्छा सोच करके देखिए, इतना बड़ा युद्ध लड़ा है, दो युद्ध लड़ा है, इसको खर्चा हुआ होगा, बहुत सारे पैसे खर्चा हो गए। बहुत सारे पैसा क्या हो गए? इसका खर्च बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्या इस खर्च को वो वापस लेना चाहेगा? कोई ऐसा उपाय करेगा जिससे ये खर्च क्या हो जाए? वापस हो जाए। इससे ये खर्च क्या हो जाए? वापस उसको मतलब क्षतिपूर्ति हो जाए। यानी दो लड़ाई जो लड़ा, उस लड़ाई का क्षतिपूर्ति वो कैसे करेगा? तो भारतीयों पे टैक्स लगा करके, भारतीयों पे क्या लगा करके? टैक्स लगा करके इसको क्षतिपूर्ति करेगा। तो देखिएगा, अब इस क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए, इस क्षतिपूर्ति को क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए अंग्रेज 1793 में, कब? 1793 में, याद रखिएगा ये डेट, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा,
लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा एक व्यवस्था लाया गया, उसका नाम देते हैं अस्थाई बंदोबस्त। क्या नाम देते हैं? अस्थाई बंदोबस्त। या फिर अगर एनसीईआरटी किताब पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है इस्तमरारी व्यवस्था। कौन सा? इस्तमरारी व्यवस्था। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में या फिर बंगाल में, क्या पूछा जा सकता है? बंगाल में इस्तमरारी व्यवस्था को लागू किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में। और इसका दूसरा नाम क्या है इस्तमरारी व्यवस्था का? अस्थाई बंदोबस्त। क्या नाम है? अस्थाई बंदोबस्त। नाम से ही लग रहा है अस्थाई। अस्थाई का मतलब क्या होता है? कि जो चीज़ें लंबा समय तक चले, उसमें कोई बदलाव। और चूंकि ये व्यवस्था क्या था? राजस्व वसूलने का एक तरह से तरीका था कि कैसे हम राजस्व वसूलें। तो राजस्व में टैक्स क्या होता है? कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। अगर उत्पादन अच्छा हुआ तो टैक्स राजा बढ़ा करके लेता था, उत्पादन अगर एकदम नहीं हुआ तो राजा कभी कभी माफ़ भी कर देता था। लेकिन अंग्रेज़ों को भारतीय से कोई सहानुभूति है? भारतीय किस हाल में जिए इससे कोई मतलब है अंग्रेज़ को? इससे कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक नहीं। क्योंकि वो लोग भारतीय नहीं है कि भारतीयों के दर्द को समझेगा। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने जो 2 लड़ाई लड़ा था उसके खर्च को पूरा करने के लिए या फिर उस युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए भारतीयों पर क्या लगाया? ऊंचा कर लगाया। क्या लगाया? देखिएगा, जब टैक्स लगाने का अधिकार मिल ही गया तो हम कितना भी लगा सकते हैं। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? एक अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। कब? 1793 ईस्वी में। कब लागू किया गया? और इसके तहत क्या किया गया? भू राजस्व कर को, क्या? भू राजस्व कर को लंबे समय के लिए फिक्स कर दिया। फिक्स मतलब निश्चित कर दिया। लंबे समय के लिए क्या कर दिया? आपसे पूछा जा सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त से क्या समझते हैं? तो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, इलाहाबाद की संधि के पश्चात अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो चुका था और इस अधिकार के तहत 1793 में एक कानून ला करके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया, जिसके तहत किसानों से राजस्व वसूलने के लिए जमींदारों को यह अधिकार दिया गया कि वे किसानों से क्या कर सकें? राजस्व वसूल कर सकें। और इसमें या अस्थाई बंदोबस्त में जो राजस्व की कर थी वो क्या कर दिया गया? अस्थाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अस्थाई, यानी लंबे समय के लिए क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया। तो अब बोलोगे कि सर अस्थाई बंदोबस्त को अंग्रेज़ों ने लागू क्यों किया? हम एक बात और बोल रहे हैं कि भू राजस्व वसूलने के लिए, भू राजस्व लंबे समय के लिए फिक्स कर दिया और भू राजस्व की वसूली के लिए नियुक्ति किसका किया? भू राजस्व वसूलने का अधिकार किसको दिया? जमींदारों को। लिखेंगे जमींदारों को। किसको? भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया। किसको? याद रखिएगा, जमींदारों को भू राजस्व वसूलने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त में 2-3 पॉइंट आपको निकल करके आ रहा है। अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लागू किसने किया? अरे बोला करो, किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया? 1793। इसके तहत होता क्या था? तो इसके तहत भू राजस्व की राशि को लंबे समय के लिए क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। यानी अंग्रेज इस राशि को ना तो बढ़ाएगा और ना ही घटाएगा। और भू राजस्व वसूलेगा कौन? जमींदार। भू राजस्व वसूलेगा कौन? जमींदार। क्या अंग्रेज खुद ब खुद किसान के पास चल करके जाएगा कि भाई हमको राजस्व दो? नहीं, अंग्रेज किससे मांग करेगा? जमींदारों से मांग करेगा। और ये जमींदार किससे मांग करेगा? किसानों से मांग करेगा। अब प्रश्न ये आता है कि सर ये लंबे समय के लिए अस्थाई क्यों कर दिया? तो अंग्रेज अस्थाई इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज़ के दिमाग में 2-3 चीज़ें चल रहा था। पहला तो ये कि भाई ऑलरेडी बंगाल के साथ लड़ाई में या बक्सर की लड़ाई में हमको बहुत पैसा क्या हो चुका है?
खर्च हो चुका है, तो इस पैसा का भरपाई हमको करना है। और ये पैसा का भरपाई कहाँ से होगा? तो टैक्स लगा करके। इसलिए लगान की दर को क्या रखा? ऊंचा रखा। दूसरा जो उसका उद्देश्य था, ये अंग्रेज लोग बाहरी थे, ये भारतीय लोग से जुड़े हुए नहीं थे। अगर ये लोग भारतीय लोगों से राजस्व मांगने जाते तो भारतीय लोग डायरेक्ट देने से क्या कर सकता था? इनकार कर सकता था। भाई तुम बाहरी आए, मुंह उठा करके चलाए और हम राजस्व दे दें, इनकार कर सकता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने थोड़ा दिमाग को अच्छा इस्तेमाल किया और उन्होंने राजस्व वसूलने का जो जिम्मा था वो किसको दे दिया? तो यहाँ के जो ज़मींदार थे, ऑलरेडी यहाँ के ज़मीन पे क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे या राजस्व वसूल रहे थे, उनको दे दिया। अब बोला कि आप हमको वसूल करके दो। इससे अंग्रेज़ों को क्या फ़ायदा होगा? तो अंग्रेज़ों को एक ऐसा वर्ग मिल जाएगा, अंग्रेज़ों को एक ऐसा वर्ग मिल जाएगा मध्यस्थ। अंग्रेज़ों को एक ऐसा वर्ग मिल जाएगा, जैसे मान लेते हैं ये अंग्रेज़ है, यहाँ पे ये ज़मींदार है, यहाँ पे कौन है? और यहाँ पे किसान है, यहाँ पे कौन है? टैक्स अंग्रेज़ों को किससे वसूलना था? किसानों से। लेकिन अगर डायरेक्ट किसान से मांगने जाता है अंग्रेज़ टैक्स, तो हो सकता है कि अंग्रेज़ लोग विरोध कर दें, उस अंग्रेज़ को मार दें, सॉरी किसान लोग अंग्रेज़ों का विरोध कर दें। लेकिन अगर अंग्रेज़ बोले इसको कि भाई तुम जाकर के काहे नहीं टैक्स मांगते हो, अगर ये टैक्स मांगने जाएगा इससे, तो इसको यही लगेगा ना कि हमारा शोषण कौन कर रहा है? ज़मींदार कर रहा है। हमारा शोषण कौन कर रहा है? ज़मींदार कर रहा है। क्योंकि उतने पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं कि समझ पाए कि भाई पर्दे के पीछे खेल कोई और खेल रहा है। इनको तो बस यही लगा कि भाई टैक्स कौन मांग रहा है? जो सामने से मांगने आ रहा है वही टैक्स मांग रहा है, वही हमारा शोषण कर रहा है, वही ना लगेगा। तो अंग्रेज़ों का ये फ़ायदा हुआ कि एक ऐसा मध्यस्थ वर्ग मिल गया जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों में किसका साथ दे सकता था? अंग्रेज़ों का साथ दे सकता था। उदाहरण इसका कब मिला? जब 1857 का क्रांति हुआ, जब 1857 का विद्रोह हुआ। उस विद्रोह में भारत के ये जो ज़मींदार थे वो किसका साथ दे रहे थे? अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। क्योंकि इन ज़मींदारों को ये लग रहा था कि भाई अंग्रेज़ है इसलिए हम ज़मींदार बने। अंग्रेज़ ही ना इसको ज़मींदार बनाया, अंग्रेज़ ही ने इनको ज़मींदार बनाया। राजस्व वसूलने का अधिकार कौन दिया? अंग्रेज़। तो भाई अंग्रेज़ों के ये लोग भक्त बन गए, चटुकार बन गए, अंग्रेज़ों के इशारे पर नाचने लगे। ठीक है, इसलिए 1857 में किन का सहयोग देते हैं? अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ते हैं, अंग्रेज़ों का साथ देते हैं। ठीक है, एक और फ़ायदा अंग्रेज़ों को हुआ, एक और फ़ायदा अंग्रेज़ों को। पहला फ़ायदा क्या हुआ कि खर्च उनको वापस लेना था। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि उनको एक मिडिल क्लास मिल गया जो किसका सपोर्टर था? अंग्रेज़ों का सपोर्टर था। किसका सपोर्टर था? दूसरा फ़ायदा ये मिला कि अब अंग्रेज़ों को, अब किसको? अंग्रेज़ों को हाँ अपना जो उत्तरदायित्व था, या अंग्रेज़ों को उत्तरदायित्व नहीं लेना था। इसको द्वैध शासन बोलते हैं कि भाई राजस्व तो हम ले रहे हैं, लेकिन पूरा इनकी सुनवाई करना, इनके कष्टों को सुनना किसके ज़िम्मे है? ज़मींदारों के ज़िम्मे है। कृषि में सुधार करने का जो जिम्मा था वो किसको दे दिया गया? ज़मींदारों को। भाई कि भाई आप ऐसा करो, कृषि में इन्वेस्ट करो। कृषि में क्या करो? इन्वेस्ट करो, नहर बनाओ, सिंचाई के लिए साधन दो। और इन्वेस्ट आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? मुनाफा मिलेगा। क्योंकि हमारा तो टैक्स फिक्स है। हमारा टैक्स क्या है? अगर उत्पादन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? या तो आपको मिलेगा या किसान को मिलेगा। इसलिए आप निवेश कीजिए। लेकिन लगान की दर इतना ऊंचा था कि अगर इन्वेस्ट भी करते ज़मींदार तो उनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं था। और यहाँ के बाद हम लोग अस्थाई बंदोबस्त कल पढ़ेंगे। अस्थाई बंदोबस्त को क्या करेंगे? अगले क्लास में देखिएगा। लगातार हम लोग 3 चीज़ पढ़ेंगे, अस्थाई बंदोबस्त, और ये अस्थाई बंदोबस्त से प्रश्न आता है इसीलिए इसको ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अस्थाई बंदोबस्त,